नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताज़ा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नज़र डालने से पहले आइए नज़र डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। प्रॉपर्टी डीलर को अपराधियों ने सीने में मारी गोली, स्थिति नाजुक, डॉक्टर ने किया पटना रेफर। डकैती के दौरान महिला की हत्या मामले का पुलिस ने किया खुलासा, 3 अपराधी गिरफ्तार, एक अपराधी की उसी दिन हो गई थी मौत, लुटे हुए कैश बरामद। और मुहर्रम के मौके पर नहीं बजेगा डीजे, विधि व्यवस्था बिगाड़ने वालों को पुलिस उसी के भाषा में देगी जवाब। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में लगातार अपराधी पुलिस को चुनौती देते हुए गोलीबारी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने एक प्रॉपर्टी डीलर को सीने में गोली दागकर आराम से निकल गए। दरअसल कांटी थाना क्षेत्र के दामोदरपुर इलाके के काशी नगर में रविवार की रात बदमाशों ने जमीन कारोबारी शशि भूषण कुमार उर्फ छोटू श्रीवास्तव को गोली मार दी। गोली उनके सीने में लगी है। गोली की आवाज़ सुनने के बाद स्थानीय लोग दौड़े, तब तक बदमाश भाग निकले। खून से लथपथ घायल को परिजनों द्वारा बैरिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर डीएसपी पश्चिमी अभिषेक आनंद और कांटी थाने की पुलिस अस्पताल पहुंचकर घायल के परिवार वालों से घटना की जानकारी ली। इसके बाद कांटी थाने की पुलिस और डीआईयू की एक टीम घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की। एफएसएल को भी मौके पर जांच के लिए बुलाया गया है। प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस बदमाशों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी कर रही है। छोटू के भाई पवन श्रीवास्तव ने पुलिस को बताया कि छोटू उसके घर पर आए हुए थे। वहां से कुछ दूरी पर छोटू अपने दूसरे घर पर जा रहे थे। इसी क्रम में गोली की आवाज़ सुनने के बाद वे लोग घर से बाहर निकले और देखा कि उनके भाई गिरे हुए हैं। इसके बाद कार से लेकर बैरिया के एक अस्पताल में पहुंचे, जहां स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने घायल शशि भूषण कुमार को पटना रेफर कर दिया। परिजनों से पुलिस को पता चला है कि छोटू जमीन कारोबार के अलावा डीटीओ ऑफिस में भी वेंडर का काम करते हैं। कोई विवाद की बात नहीं बताई गई है। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। जानकारी हम लोग को मिली कि आवाज़ जैसे ही मिला हम लोग को, उसी दौरान हम लोग घर से निकले। किस चीज़ की आवाज़? वही विस्फोट का आवाज़ मिला था हम लोग को। उसी दौरान हम लोग घर से निकले कि आखिर हुआ क्या है। तो निकले तो देखे कि अपने घर के ठीक 50-60 मीटर के बाद भाई मेरे गिरे हुए हैं। उसी दौरान हम लोग उन लोग को अपने गाड़ी में 4 चक्का में लोड किए और लेट करके चले आए डायरेक्टली माँ जानकी में। छोटू जी कहाँ से आ रहे हैं? मेरे घर से। घर से? जी। और कहाँ की जा रहे हैं? वो अपने घर पे जा रहे थे, मेरा ही घर है वो भी। तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ से वो अपने घर के लिए जा रहे थे। जी। कितनी गोली लगने की बात? अब ये तो अभी जानकारी स्पष्ट नहीं हुई है कितनी गोली लगी है नहीं लगी है। अच्छा, तो फिर वहाँ गए तो क्या देखे? वहाँ हम लोग देखे कि भैया गिरे हुए हैं, छोटू भैया। हाँ। और उसके बाद में उन लोग को देखे गिरे हुए हैं, ब्लड यहाँ पे लेफ्ट साइड में लगा हुआ था। उसी दौरान हम लोग जल्दी जल्दी आनंद फानन में उठाए और गाड़ी में डाले डायरेक्टली यहाँ पे। अच्छा, तो विवाद वहाँ नहीं था क्या पहले से? विवाद का तो अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन जिन लोग का जानकारी मिल रहा है उन लोग का स्पष्टीकरण बाद में जो है दिया जाएगा। लोग घायल लोग क्या करते हैं? वो घर में ही रहते हैं, ज़मीन का कारोबार करते हैं और साथ में जो है मेरे साथ पैसा वगैरह का लेन देन करते हैं। क्या नाम हुआ? जी, मेरा पवन कुमार श्रीवास्तव नाम हुआ। भाई हुआ? जी, मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा, घर कहाँ हुआ आपका? काशी नगर दामोदरपुर। काटी थाना? जी, काटी थाना। तो फिर यहाँ लाए तो क्या स्थिति है उनकी भी? यहाँ अभी स्थिति बोला गया है कि ब्लड उनका जो है बीपी जो है लो है,
लेकिन थोड़ा सा अभी बढ़ा है, उसके बाद ऑपरेशन किया जाएगा। अच्छा, किसी विवाद भी था क्या? तो जमीन का ये तो अभी कंफर्म नहीं हुए है, लेकिन इसका जो है उनके पत्नी से और घर के सदस्य के लोग से इस चीज़ की जानकारी ली जाएगी। पूर्व में भी कुछ हुआ था क्या? पूर्व में इससे पहले बहुत पहले घटना हुई थी वहाँ भी। अच्छा, अब इसका स्पष्टीकरण नहीं हुआ है कि क्या है नहीं है, इसका जांच के बाद जो है स्पष्टीकरण होगा। अभी स्थिति तो डॉक्टर साहब से मिली है कि कल के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अभी तक यही समझ में आ रहा है कि ये वहीं जहाँ के रहने वाले हैं, मियाँ पकड़ी के ही रहने वाले, वहीं पे किसी के द्वारा इन्हें गोली सीने में लगाई गई है। अब ये वहाँ क्यों गए थे और गोली क्यों लगी, इस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं। छिनतई हुई या नहीं हुई है, ये इस एंगल पे भी हम लोग देख रहे हैं, बट अभी तक वैसा कुछ हमको नहीं मिला है। पीओ पे हमारी एक टीम अभी पहुँच चुकी है, तो हम लोग वहाँ पे देख रहे हैं। FSL को भी हमने बुला लिया है, तो हमें जल्द से जल्द क्लियर हो जाएगा कि मामला क्या है। कितनी गोली लगी है सर? अभी तक जो हमें पता चला है, एक गोली बताई जा रही है। जमीन कारोबार से जुड़े हुए एक मामला सामने आया है। अभी इस पर हम लोग इस पर पता कर रहे हैं। अभी कुछ क्लियर इतना जल्दी बता नहीं पाएंगे, हम लोग इस पर जांच कर रहे हैं। क्या करते थे? ये कुछ अपना बिजनेस करते थे, जमीन का भी कारोबार करते हैं, और कुछ अपना और भी इनका कुछ है। अभी ज़्यादा डिटेल इनके परिवार से हम लोग फिलहाल नहीं लिए हैं, चूँकि अभी जस्ट गोली कुछ देर पहले लगी है और अभी इलाजरत है। तो थोड़ी देर बाद हमारी टीम है यहाँ पे, हम लोग जाँच करेंगे केस का और तब बता पाएंगे। अभी उस एंगल पे भी हम लोग देख रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, अभी FSL टीम और हमारी एक टीम जो है PO पे जा रही है, PO पे है, और उनके द्वारा इसको कंफर्म किया जाएगा किसका क्या है। घायल का क्या नाम हुआ? इनका नाम छोटू बताया जा रहा है। ओरिजिनल नेम शशिभूषण श्रीवास्तव। रहने वाले कहाँ है? मियाँ पकड़ी में ही है। और अभी हम लोग इसको थोड़ा सा, अभी जस्ट ये घटना घटी है, तो बाकी डिटेल्स हम लोग आपको कल आराम से दे पाएंगे, वो हम आपको दे देंगे। मुजफ्फरपुर में एक विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। उसका शव बेडरूम में मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गया। घटना नगर थाना क्षेत्र के गरीबिस्तान रोड माली गली की है। मृतका की पहचान पुष्पराज उपाध्याय की 26 वर्षीय पत्नी विभा कुमारी उर्फ मुस्कान के रूप में हुई है। सूचना पर नगर थाने के अपर थानेदार राजकुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। छानबीन करने के बाद शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। परिवार वालों के मुताबिक पति पत्नी की विवाद के बाद मुस्कान ने यह खौफनाक कदम उठा लिया। घटना के वक्त मृतका के पति पुष्पराज अपने बेटा को लेकर एक रिश्तेदार के यहां बर्थडे पार्टी में गए हुए थे। उसी को लेकर पत्नी मुस्कान नाराज चल रही थी। फिलहाल पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। हम छोटका बउआ है ना, उसको हम यही जब बैठ के खिला रहे थे, और भीतर में थी मार ले थी, हम नहीं जानते हैं ये बात। तो उठे ना तो जाके कहे कि अरे तो फंसरी लगौले है। निशा के पापा बोले हैं, वो बोले कि तो हम कहनी कहला, तो हम कहनी कि हम ये थी पर जाके देखे, तो मैंने हम उसको देख के हम रोते चल आए। अच्छा, क्या कोई टेंशन था क्या? नहीं, आज हम लोग को खाना भी बना के खिलाई है। क्या वो बाल बच्चा है इनको? 2 बेटा है 2? हाँ। कोई टेंशन कोई बात बताइए आपको? ना, उतना नहीं है बताई है। पति साथ में रहते हैं? हाँ, इनके हस्बैंड साथ में रहते हैं? हाँ। इनसे कोई विवाद? ना, विवाद तो नहीं सुने हैं। ना, विवाद कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा पति ना, आज नहीं सुने हैं कुछ। पहले कभी होता था? पहले कभी कभार हो जाता था, लेकिन इधर नहीं हुआ है। इधर नहीं हुआ ना। हस्बैंड का नाम क्या है? पुष्पराज यानी कि शेरू। पुष्पराज उपाध्याय? हाँ। उर्फ शेरू? हाँ। कहाँ है वो अपना दीदी के यहाँ जन्मदिन में गया है। अच्छा, कहाँ दीदी का घर है? हसराजपुर। चलिए, आपका क्या नाम? सविता। सविता? हाँ। पति का क्या नाम है आपके? आपके पति का नाम? चंद्रशेखर उपाध्याय। ठीक। तो मायका कहाँ? किसका? हमरा लड़की का नीरपुर में रहने वाली थी, लेकिन वो रहती थी शादी कब हुआ इन लोग का? 7 साल हुआ है। 7 साल। हाँ। सूचना मिली थी कि शेखर उपाध्याय की बहू जो है अपने घर पे जो है फंदा लगा के आत्महत्या कर ली है।
सूचना पाकर हम लोग आए हैं और जो है जो अग्रिम कार्रवाई है इंक्वेस्ट वगैरह तैयार किया जा रहा है। कमरे से क्या क्या मिला है इनके? कमरे से एक मोबाइल मिला है और डेड बॉडी जो हुक के सहारे लटका हुआ था। कोई सुसाइड नोट वगैरह बरामद हुआ? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग छानबीन रीज़न क्या चल पाया है इतना? अभी रीजन जैसे घर वालों से पता चला है कि इनके पति जो है जिनका नाम पुष्पराज है, उनके बहनोई जो लालगंज के रहने वाले हैं, उनके यहाँ वो कोई बर्थडे पार्टी था जिसमें पति से जाने के पहले पत्नी से शायद विवाद हुआ है और वो चले गए हैं। उसके बाद उनकी माँ घर में अकेली थी, जो बाद में देखा गया है कि पंखे के सहारे लगे। उसी से नाराज चल रही थी। अब ऐसा कहना है उन लोगों का, स्पष्ट जानकारी भी नहीं है। आगे पोस्टमार्टम में भेजा? हाँ, अब पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। मुजफ्फरपुर के जजवार थाना क्षेत्र के सिंघवारी गांव में 4 जुलाई की रात शशि शर्मा के घर में भीषण डकैती की घटना हुई थी। इस दौरान बदमाशों ने शशि शर्मा की पत्नी पिंकी देवी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। इस घटना का पुलिस ने सफल उद्भेदन करते हुए 3 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए अपराधियों के पास से लूट की राशि को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। एसएसपी राकेश कुमार ने इस डकैती कांड का खुलासा करते हुए बताया कि इस डकैती की घटना में कुल 10 लोग शामिल थे। एक ऑटो और एक स्कॉर्पियो से अपराधी इस घटना को अंजाम देने पहुंचे थे और घटनास्थल से पहले एक बगीचे में स्कॉर्पियो लगाकर उसमें बम भी तैयार किया था। शशि शर्मा के घर में घुसने के बाद इन लोगों ने बम भी फेंका था और गोली भी चलाई थी, जिसमें गृह स्वामी शशि शर्मा की पत्नी पिंकी देवी को गोली लग गई थी और उनकी मौत हो गई थी। पिंकी देवी गांव में महिला समूह चलाती थी, जिसका कलेक्शन घर में रखा हुआ था। इसे लूटने के लिए ही अपराधी आए थे। परिवादी के अनुसार 15 लाख रुपए लूटे गए थे, जबकि अपराधी 3 लाख की बात कह रहे हैं। एसएसपी ने बताया कि इस घटना में एक गोली एक अपराधी सकल शाह को भी लगी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। बदमाशों ने उसकी लाश को बोरे में रखकर अपने ऑटो से ले जाकर एक नदी में फेंक दिया था। उसकी पत्नी ने भी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। डकैती की इस घटना में शामिल अब तक 3 बदमाश मनोहर पासवान, चंदन ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं 6 की तलाश अभी जारी है। इनके पास से 97,000 रुपए बरामद किए गए हैं, जिस पर खून के छींटे पड़े हैं। इसकी भी जांच चल रही है। 4 और 5 जुलाई की रात्रि में यहाँ जजवार थाना के अंतर्गत एक गृह डकैती की घटना घटित हुई थी, जिसमें जो घर स्वामी हैं शशि कुमार उनका नाम है, उनके द्वारा प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी और ये काफ़ी संवेदनशील घटना थी, क्योंकि इस घटना के दौरान जो उनकी पत्नी थी जिनका नाम कृष्णा देवी है, उनकी गोली लगने से मृत्यु भी हो गई थी और उनके घर से जो है कुछ राशि है जिसकी डकैती की गई थी। चूँकि मामला बड़ा संवेदनशील था, इसलिए इसमें जो एडिशनल एसपी ईस्ट हैं शहरयार जी, उनके नेतृत्व में एक एसआईटी बनाई गई थी, जिसमें डीआईयू की टीम, जजवार के जो थानाध्यक्ष हैं हेमंत वो, उनके पदाधिकारी, कटरा के जो थानाध्यक्ष हैं अभिषेक वो, और इसके अलावा जो हम लोगों का डीआईयू है उसकी पूरी यूनिट और उसके प्रभारी लाल किशोर, सभी लोग मिलकर काम कर रहे थे। इसमें हम लोगों के जितने भी आयाम हो सकते थे, हम लोगों ने सारे आयाम पर अपना अनुसंधान किया, चाहे वो टेक्निकल या मोबाइल सर्विलांस हो, या फिर हम लोगों की एफएसएल की विजिट हो, या डॉग स्क्वाड्स हो, या फिर हम लोगों का जो मैनुअल अनुसंधान का तरीका है वो भी हो। चूँकि शुरू के 10 दिन तक लगभग हम लोगों को इसमें बहुत कुछ खास लीड नहीं मिल पाए, लेकिन इसके उपरांत हम लोगों को इसमें कुछ लीड्स मिलने लगे और उस लीड के आधार पे कल शाम को इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से कुछ राशि भी हम लोगों ने बरामद की है। जो 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिसमें से एक का नाम मनोहर पासवान है, दूसरे का नाम चंदन पासवान है और तीसरे का नाम चंदन ठाकुर है। ये तीनों ही लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इन तीनों के ही पास से हम लोगों ने 97,000 रुपया जो राशि लूटी गई थी उसको बरामद किया है। चूँकि जो नोट थे उस नोट पे ब्लड भी लगे हुए थे, खून के दाग थे, इसलिए हम लोगों ने उसको प्रॉपर एफएसएल भी भेजा हुआ है ताकि उसकी एनालिसिस हो पाए कि वो किसके ब्लड हैं। इसी घटनाक्रम में कुल मिला के अभी तक जो अनुसंधान में आया है वो ये आया है कि लगभग इसमें 10 लोग शामिल थे। 10 में से 3 लोग को हमने गिरफ्तार किया है। एक व्यक्ति हैं जो कांटी के रहने वाले हैं और जिनका नाम सकल पासवान है, ये उस घटना में शामिल थे और चूँकि वहाँ पे इन लोगों के द्वारा बम भी चलाए गए थे और गोली भी चलाई गई थी। उसी क्रम में एक गोली इनको भी लग गई और गोली लगने की वजह से, चूँकि गोली चेस्ट में लगी थी, जैसा कि जो तीनों अपराधकर्मी गिरफ्तार हैं उनके द्वारा बताया भी गया, और लगभग 10 से 15 मिनट के अंतराल में उनकी मृत्यु हो गई।
ये लोग उनके शव को लेके वहाँ से आए और बगल में ही एक जगह थी जहाँ ये लोग इकट्ठे हुए थे, वहाँ पे उनके शव को बोरे में रखा। इसमें जो एक अपराध कर्मी है चंदन ठाकुर, ये ब्रह्मपुरा के रहने वाले हैं और पेशे से ये ऑटो ड्राइवर हैं और ये अपना ऑटो लेके गए थे और उस ऑटो में उन्होंने बोरे में शव को रखा और शव को बाद में एक नदी में फेंक दिया। हम लोग कोशिश कर रहे हैं बॉडी को खोजने की। तो इसमें जो चौथे अभियुक्त थे सकल पासवान, उनकी मृत्यु हो गई। सकल पासवान की जो सकल साहनी और इसके अलावा जो उनकी धर्म पत्नी हैं उनके द्वारा कांटी थाने में इसमें एक प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है उनके गुमशुदा को लेकर 3 लोगों के विरुद्ध नामजद। तो हम लोग उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इन लोगों का आपराधिक इतिहास हम लोग खंगाल रहे हैं। इसमें से जो चंदन ठाकुर हैं और चंदन पासवान हैं, ये लोग पहले एक बार जेल गए हैं मद्य निषेध से संबंधित कांड में। मनोहर पासवान भी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और वो भी घटनास्थल पे थे। ये जो तीनों लोग गिरफ्तार किए गए, तीनों लोग ही घटनास्थल पे गए। 200 लोग जो बताए सर, सब मुजफ्फरपुर के कि बाहर के? नहीं, सभी मुजफ्फरपुर के ही, विभिन्न थाना क्षेत्रों के हैं, कुछ कांटी के हैं, कुछ जजुआर के हैं, कटरा के हैं। तो इसके अलावा लोकल टाउन में ब्रह्मपुरा थाना है, वहाँ के रहने वाले हैं, जिसमें ये लोग कांटी में असेंबल हुए थे, इकट्ठे हुए थे 8 अपराध कर्मी और यह 8वां अपराध कर्मी इकट्ठा होकर ऑटो से गए थे। ये जजुआर गए, वहाँ पे एक अपराध कर्मी के घर में फिर 2 लोग और शामिल हुए। वहाँ से एक स्कॉर्पियो और एक ऑटो, इन दोनों ही वाहनों से ये लोग घटनास्थल पर गए और इन्होंने घटना को अंजाम दिया। जो इनका घर था जहाँ पे घटना घटित हुई थी, वहीं के पास में एक बगीचा था। इन लोगों के पास रॉ मटेरियल पहले से था, तो बगीचे में इन्होंने बहुत छोटे छोटे से जो बम होते हैं डब्बे वाले, उन बमों को भी वहाँ तैयार किया था। उसके भी कुछ एग्जिबिट्स हम लोगों को अनुसंधान के दौरान मिले हैं, उसको हम लोगों ने FSL भेजा है। वो लेटर अनुसंधान में आप लोगों को और हम लोग शेयर कर देंगे, क्योंकि वो लोग अभी वांछित हैं, इसलिए नाम अभी डिस्क्लोज करना। जो रुपये लूटे गए थे वो सारे बरामद हो गए कि कितने लूटे गए थे? हालांकि जो 3 अपराध कर्मी गिरफ्तार हुए, इनका दावा है कि 3 बंडल थे, ये लोग काउंट नहीं कर पाए हैं और इनके अनुसार लगभग 3 लाख रुपए रहे होंगे, 2.5 से 3 लाख रुपए, क्योंकि 3 ही बंडल थे। जो वादी हैं उनके द्वारा तो आवेदन में लगभग 15 लाख की राशि दी गई है और हम लोगों ने अभी 97,000 रुपये बरामद किए हैं, जिसमें खून के दाग भी हैं और वो संभवतः जो एक इसमें मृत हो गए हैं सकल साहनी जिनका नाम है, संभवतः उनका खून रहा होगा। ये बाकी जो FSL की रिपोर्ट्स आएगी उसमें क्लियर होगा। बाकी अन्य पैसों का क्या किया ये लोग? बाकी चूँकि इसमें अभी 8 में से हम लोग 3 ही लोग गिरफ्तार कर पाए हैं, 2 लोग और नाम आए हैं, तो कुल मिला के 10 में से 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। बाकी जो गिरफ्तार होंगे उसके उपरांत उनकी बरामदगी हो पाएगी और इसमें न केवल हम लोगों को घटनास्थल से खून के धब्बे मिले थे, नोट से भी मिले हैं और जो ऑटो जब्त की गई है, इस ऑटो में भी हम लोगों को खून के धब्बे प्राप्त हुए, जिसका हम लोगों ने FSL से अपना विजिट करवाया है। सोमवार को समाहरणालय सभागार में DM सुब्रत कुमार सेन और SSP राकेश कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। इसमें मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के साथ विधि व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। शांति समिति के सदस्यों से फीडबैक भी लिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि शांति समिति के सदस्य मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला के शांति दूत हैं। इस पर्व को संपन्न कराने के लिए सभी लोगों को तत्परता से कार्य करना होगा। इसके साथ ही सभी शांति समिति के सदस्य युवा वर्ग को शांतिपूर्ण ढंग से पर्व संपन्न कराने के लिए सही मार्गदर्शन देंगे। इसके लिए सभी प्रकार की आधारभूत सुविधा पर्व के अवसर पर नागरिकों को उपलब्ध कराई जाएगी। लाइसेंसधारी भी अपने स्तर से वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी कराएंगे। ड्रोन के माध्यम से भी मेला और भीड़ पर निगरानी रखी जाएगी। मेला स्थल और करबला जाने के रास्ते में लाइटिंग और CCTV लगाने के साथ स्वच्छ पेयजल, साफ सफाई की व्यवस्था की जाएगी। वहीं SSP राकेश कुमार ने बताया कि ताजिया जुलूस के दौरान DJ नहीं बजाना है और न ही जुलूस के दौरान किसी के साथ उलझना है। असामाजिक तत्व माहौल को बिगाड़ने और अशांति फैलाने, हुड़दंग फैलाने की कोशिश करे तो तुरंत इसकी जानकारी पुलिस को दे। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुहर्रम के मौके पर पुलिस सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखेगी। SSP ने साफ कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। को लेकर के थानों में शांति समिति की बैठक पहले हो गई है। आज जिला स्तर पर शांति समिति की बैठक हम लोगों ने आयोजित की थी और जितने हमारे सम्मानित शांति समिति के सदस्य हैं उन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव भी दिए और एक फीडबैक न सिर्फ शहर का बल्कि पूरे ज़िले का, ग्रामीण क्षेत्र में जो विभिन्न गांव हैं जहां काफ़ी संख्या में जुलूस निकलता है, तजिया निकलता है, उसके संबंध में भी हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की। प्रखंड अंचल से BDO, CO और SHO सभी लोग जुड़े हुए थे
थाना स्तर के सारे पदाधिकारियों को भी हम लोगों ने पहले भी ब्रीफ किया है, आज पुनः बताया है। एसडीओ, एसडीपीओ और जितने भी हमारे डीएसपी हैं सब लोग यहाँ उपस्थित थे। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से इस बार जैसे पूर्व के त्योहारों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराते हुए एक ज़िले में एक शांति व्यवस्था का माहौल रहा है। उसी तरीके से मुहर्रम का जो पर्व है वो भी बहुत अच्छे माहौल में संपन्न होगा, यही हम लोगों की उम्मीद है और इसके लिए सारी तैयारियाँ जो है ये हम लोग सुनिश्चित करा रहे हैं। जिला स्तरीय शांति समिति जिला पदाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में संचालित हुई है और मुहर्रम को लेकर हम लोगों की बड़ी व्यापक तैयारी है। उसका एक विस्तृत जॉइंट ऑर्डर भी निकल चुका है। इसके अतिरिक्त पूरे ज़िले में काफ़ी मात्रा में पुलिस बल की जवानों की, दंगा निरोधक कंपनी की और मजिस्ट्रेट्स की तैनाती की गई है। इस बार हम लोगों की कोशिश है कि अधिकांश जुलूस हैं उनको वीडियोग्राफी से कवर करेंगे। जो बहुत संवेदनशील और महत्वपूर्ण हैं वहाँ पे हम लोग ड्रोन का भी इस्तेमाल इस बार करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम लोगों की बाइक पेट्रोलिंग इस बार काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और 4 व्हीलर की पेट्रोलिंग भी हम लोग बहुत सुनिश्चित करा रहे हैं। और हम लोग की कोशिश है कि जो जुलूस निकलने वाले हैं मुहर्रम को लेके सब कम से कम पुलिस की अभिरक्षा में बड़ी शांति के तरीके से निकलें। सभी थानाध्यक्षों ने शांति समिति की बैठकें आयोजित कर ली हैं। डीजे पर प्रतिबंध को हम लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस दिया है। डीजे संचालकों के साथ में अलग से एक मीटिंग थाना स्तरीय हो चुकी है और हम लोगों ने सारे डीजे संचालकों के इस बारे में स्पष्ट भी कह दिया है कि डीजे बंद रहेगा, डीजे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जो जुलूस के लाइसेंस धारक हैं उनको भी इस बारे में विस्तृत रूप से समझा दिया गया है। यदि उसके उपरांत भी कहीं कोई ऐसा मामला प्रकाश में आता है तो पुलिस इस बार उनसे बहुत सख्ती से निपटेगी और जो भी ऐसे संचालक हैं और जो भी आयोजक हैं, लाइसेंस धारक हैं, उनके विरुद्ध में प्राथमिकी दर्ज करके विधि सम्मत कार्रवाई। सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट डाले हुए, सोशल मीडिया के बारे में हम लोगों का साइबर सेल है, थाना है जो पिछले वर्ष ही प्रारंभ हो चुका है। इसके अलावा हम लोगों का मीडिया सेल भी है, एक CCMU यूनिट भी है हम लोगों की। तो हम लोग पर डे सोशल मीडिया को बहुत गहराई से और बहुत विस्तृत तरीके से अनुसरण करते हैं, उसकी मॉनिटरिंग करते हैं और उस पर हम लोग लगातार सक्रिय हैं। यदि कहीं सोशल मीडिया पर ऐसी कोई भ्रामक खबर आएगी तो उसका तुरंत खंडन भी किया जाएगा और जो खबर फैलाने वाला उसके विरुद्ध में प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई भी की जाएगी। डीजे के सब्स्टिट्यूट के तौर पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल देखने के लिए पूर्व के वर्ष मिला था, तो उसको लेकर क्या कुछ होगा? जो लाइसेंस की शर्त रहती है उसमें लाउड स्पीकर उनको मान्य किया जाता है, जिसमें एक संख्या निर्धारित है। हम लोग इस बात को भी देखेंगे कि यदि निर्धारित संख्या से ज़्यादा उन्होंने लाउड स्पीकर उसमें लगाए हैं तो वो उल्लंघन माना जाएगा लाइसेंस की शर्तों का और उल्लंघन के अंतर्गत जो भी कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। सर, जो बाइकर्स गैंग है वो अपना सिलेंसर खोल के उसको हम लोग देख रहे हैं। चूँकि इस बार हम लोगों का जो ट्रैफिक है वो काफ़ी स्ट्रांग हुआ है पिछले सालों की तुलना में। लगभग 150 पुलिसकर्मी ट्रैफिक में पिछले 7-8 महीने के अंदर हम लोगों ने अतिरिक्त रूप से लगाए। प्रॉपर हम लोगों का ट्रैफिक थाना तो था ही, इस बार ट्रैफिक DSP भी नियुक्त यहाँ हो चुके हैं। तो हम लोग उस चीज़ को देखेंगे, अगर वायलेशन होगा तो MV एक्ट के अंतर्गत जो भी प्रावधान बनते हैं वो कार्रवाई। मुजफ्फरपुर के मुसहरी थानेदार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय अपराध विरोध मोर्चा के बैनर तले पिछले 6 दिनों से ग्राम विचार मंच का समाहरणालय परिसर स्थित धरना स्थल पर आमरण अनशन जारी है। 6 दिनों से अनशन पर बैठने के कारण अनशनकारियों की तबीयत भी बिगड़ने लगी है, मगर अभी तक अनशन तुड़वाने की कोई सार्थक पहल नहीं की गई है। अनशनकारियों ने बताया कि उनकी प्रमुख मांग है कि मुसहरी थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार गुप्ता को बर्खास्त किया जाए, पेड़ चोरी और पैसा छिनतई के मामले में FIR दर्ज किया जाए। अनशनकारियों ने कहा कि जब तक संपूर्ण मांग मान नहीं ली जाती है तब तक अनशन समाप्त नहीं होगा। DM सर से मिलने गए थे। मिले? जी मिले हैं। क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन हमको आज भी वही मिला है कि आपका FIR दर्ज कर दिया जाएगा। अच्छा। और अनशन धरना तो ख़त्म कर दीजिए। हमने कहा कि क्या अनशन धरना के लिए हम FIR के लिए अनशन धरना पर बैठेगा तब जाके हमारा FIR होगा। आज से क्योंकि 3 महीना हो गया, 6/4/2024 की घटना है जो 3 महीना हो गया। आज तक उस पर न FIR हुआ ना उसका गिरफ्तारी हुआ। चोर खुरियाम पर थाना प्रभारी से मिलकर थाना पे बैठ रहा है, थाना के साथ थाना प्रभारी रंजीत कुमार गुप्ता के साथ बैठ के दारू पी रहा है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आज हमको जिला से और SDO सर से यह मिल रहा है, आश्वासन मिल रहा है कि FIR होगा। हमने DM सर को बोल दिए है कि हमें FIR का पेपर धरना स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि 6ठा दिन अनशन का धरना है और जो चोर है उसको गिरफ्तारी होना चाहिए। थाना प्रभारी का बर्खास्त होगा। जब तक बर्खास्त नहीं होगा, हमें लकड़ी बरामद नहीं होगा, अरेस्टिंग नहीं होगी और FIR की पेपर हमें हाथ में नहीं मिलेगी, तब तक हम अनशन धरना के तोड़ने के विषय में कोई अथी नहीं ले सकते। लोगों का क्या हाल? स्थिति तो आज 6ठा दिन है तो कुछ
खराब तो हुई है। मेडिकल की टीम आई है देखने? एक दिन आई थी, अपना फैमिलिटी निभा के चली गई, उसके बाद नहीं आई। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना अंतर्गत नरसंडा गांव निवासी मोहम्मद अशरफ अली ने सोमवार को जिलाधिकारी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। मामले की जानकारी देते हुए अशरफ अली ने बताया कि मकबूल कुदरिया के चमरुआ में उनकी एक जमीन है जिस पर उनका 2012 से केवाला है। वर्ष 2018 में उनके चचेरे भाई हैदर आज़ाद ने किसी डमी को खड़ा कराकर उनकी ज़मीन को केवाला करवा लिया, जिसकी जानकारी अब उन्हें हुई तो उन्होंने अधिवक्ता के माध्यम से हैदर आज़ाद के ऊपर कोर्ट में 2 केस कर दिया। चूँकि कानूनी प्रक्रिया है, केस लंबा चलेगा, इसलिए आज जिलाधिकारी से मिलकर इसमें हस्तक्षेप की मांग की है। इधर हैदर आज़ाद के द्वारा लगातार उन्हें केस उठाने की धमकी दी जा रही है, इसलिए उन्हें जान का भी खतरा है। मोहम्मद अशरफ अली, मेरा घर नरसंडा हुआ और हमारे फादर का नाम मोहम्मद हुसैन। मेरे बड़े भाई चचेरा मोहम्मद हैदर आज़ाद, जिन्होंने मेरी एक मखदूमपुर कुदरिया में चमरुआ जगह पर मेरी एक ज़मीन है जो कि 2012 में मेरा केवाला है, और 2018 में उन्होंने क्या किया कि किसी अदर पर्सन को खड़ा करके और वो केवाला करा लिया। मुझे पता चला 2022 में, जब मुझे इस चीज़ की जानकारी हुई तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ इस पर चर्चा किए, उसके बाद वकील से मिले, तो इसमें हम वकील के सुझाव से 2 केस किए हुए हैं, जो कि एक 413 चल रही है, 413-23 है केस नंबर, जो कि क्रिमिनल केस है, और एक केस मेरा चल रहा है सिविल का, जो कि 246-23। तो इसमें तो बार बार डेट पड़ रही है, हम आ भी रहे हैं, हमारे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं। दूसरी चीज़ हम कहना चाहेंगे कि इन्होंने जो आत्मदाह की घटना कांटी में हुई है उस पर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तो इनको पहले अपने आप को झांकना चाहिए अपने गिरबान में कि इन्होंने परिवार के सदस्य के साथ जो किया है क्या ये सही है। इनके साथ हम लोगों ने पूरे परिवार के सदस्य हमेशा से कंधे में कंधे मिला के चला, लेकिन जब समय आया बंटवारा के तो इन्होंने पहले क्या किया कि हम लोग के नाम से जो संपत्ति था उसमें से एक अच्छा खासा संपत्ति को इन्होंने चाहे जैसे भी किया हो अपने नाम करा लिया, और 4 साल के बाद ये मेरे जानकारी में हुए। जब इनके नाम से मोटेशन हो गई उसके बाद तब इन्होंने तैयार हुआ बंटवारे के लिए, जिसके कारण हम लोग अभी रोड पे हैं। आर्थिक स्थिति भी हमारी ठीक नहीं है। अभी क्या चाह रहे हैं आप? अभी हम चाह रहे हैं कि हमारा जो है इस पे ध्यान दिया जाए, जिलाधिकारी इस पर ध्यान दें और थोड़ा सा पहल जो सही हो वो करे। दूसरी चीज़ कि ये केवाला मेरी है 14,61,000 2012 की, और उन्होंने पता नहीं कैसे 1,32,000 में कराया है, तो कहीं ना कहीं 420 तो साबित हो रही है। और दूसरी चीज़ बहुत बड़ा फ्रॉड भी है अगर इसमें। और दूसरी चीज़ हम ये भी कहना चाह रहे हैं कि इसकी गहन जांच हो, क्योंकि हमारी सिग्नेचर, हमारा फिंगर, ये सब कतई नहीं मिल रहा है और हम हैं ही नहीं। और ज़्यादा अगर कोई तहकीकात जब अंदर तक जाए तो CCTV कैमरा रजिस्ट्री ऑफिस से मंगा लिया जाए। यानी फर्जीवाड़ा तरीके से जी ये सब क्लियर। अगर हम इसमें दोषी पाए जाते हैं, हो सकता है लोग कहा कि नहीं यही गलत है, तो हम इसके लिए सजा भुगतने के लिए भी तैयार हैं। निष्पक्ष जांच। जी, इसका निष्पक्ष जांच हो, इसके लिए हम भी कोऑपरेट करेंगे जहां तक हो। और प्रशासन से, जिलाधिकारी से भी हम चाहेंगे कि थोड़ा सा हमारे साथ अच्छा व्यवहार हो और ठीक ठाक निर्णय लिया जाए। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ अली, मेरा घर हुआ नरसंडा। और कभी कभी तो यहाँ तक हो जाती है कि घर से निकालने तक का भी मैटर आ जाता है कि सही से रहो, केस उठा लेना। नहीं, हमारे एक महिला चचा के ससुर हैं, उनके द्वारा कहवाया गया कि कहिए उनको कि केस उठा लेगा, तो हम उस पर अभी तक ध्यान नहीं दिए हैं। लेकिन मजबूरन हमको ये कदम उठाना पड़ रहा है कि हो न हो आगे किसी तरह का कोई केस या किसी तरह का कोई अनहोनी हमारे साथ किया जाए
तो इस सब के मद्देनज़र थोड़ा सा हमें सुरक्षा भी चाहिए। महाकाल सेवा दल के द्वारा मुजफ्फरपुर के बनारस बैंक चौक के समीप एक विवाह भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय पंकज, उप मेयर डॉक्टर मोनालिसा, गोपाल फलक, डॉक्टर सतीश साथी, संत पीयूष गिरी, आचार्य दिवाकर झा सहित उपस्थित गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया, जिसमें दल के पदाधिकारियों के साथ लगभग 1600 सदस्यों ने शपथ लिया। इस दौरान आकाश चौधरी को पुनः अध्यक्ष बनाया गया। मुख्य संरक्षक अरविंद सिंह एवं संरक्षक रमेश रत्नाकर, प्रवीण चौधरी, देव मिश्रा, सचिव अजीत पटेल, प्रकाश चौहान, रामजी महतो, कोषाध्यक्ष उज्जवल सहनी, उपाध्यक्ष अमित चौहान, युवराज चौहान, रवि जायसवाल, संगठन मंत्री रोशन सागर शिवम, मीडिया प्रभारी रौनक चौधरी सहित कई अन्य को पदभार दिया गया। क्या आयोजन किया गया? आज महाकाल सेवा दल को सेवा करते हुए बाबा गरीबनाथ के नगरी में 9 साल हुआ है और हम लोग बाबा के सेवा फिर से करें, इसके लिए आज हम लोगों ने अपनी पूरे महाकाल सेवा दल के टीम, महिला और जेंट्स टीम के साथ संयुक्त बैठक करके आज हमने नए टीम का गठन भी किया और 21 तारीख को जो पालकी शोभा यात्रा है उसके लिए हम अपने पूरे सदस्य और पदाधिकारी के साथ इसका चर्चा किए हैं कि कितना सुंदर बाबा का हम लोग पालकी निकाले जो शहर में अलौकिक हो और बाबा भव्य तरीके से इस बार पालकी में सवार होकर के 51 रथ शोभा यात्रा में रहेंगे झांकी की, जिसके साथ बाबा पालकी में सवार होकर नगर भ्रमण पे निकलेंगे बाबा गरीबनाथ दरबार में। कहाँ से निकलेगी और कहाँ तक? सिकंदरपुर सीरी घाट से 3 बजे दिन में निकलेगी, जो कि रात को 9 बजते बाबा गरीबनाथ दरबार पहुँचेगी। रूट क्या रहेगा? सिकंदरपुर सीरी घाट से रानी सती मंदिर, सिकंदरपुर चौक, सरैया गज टावर, जवाहरलाल रोड, छोटी कल्याणी, हरिसावा चौक, देवी मंदिर, पानी टंकी चौक, बंगलामुखी मंदिर, बनारस बैंक चौक, महिला थाना होते हुए DN हाई स्कूल होते हुए बाबा गरीबनाथ जी के दरबार में है। और मुजफ्फरपुर जो अब बाबा गरीबनाथ धाम के रूप में भी जगत प्रसिद्ध है और इस गरीबनाथ धाम में जहां पावन गंगा जल लेकर लाखों कांवड़ियों का दल पालेजा घाट से लेकर मुजफ्फरपुर बाबा के दरबार तक पहुंचता है और उसकी सेवा करने के लिए जिस तत्परता के साथ मुजफ्फरपुर के विभिन्न सेवा दल के सदस्य कार्य करते हैं उसमें महाकाल सेवा दल की अग्रणी भूमिका है। इसके लिए मैं उन्हें अपनी तरफ से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए बाबा गरीबनाथ से प्रार्थना करता हूं कि जितने सदस्य हैं सब सदा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, उनके परिवार में श्री वृद्धि होती रही। यह आज महाकाल सेवा दल जिसमें मैं देख रहा हूं कि हजारों की संख्या में लोगों की उपस्थिति है, सदस्यों की उपस्थिति है, श्रद्धालुओं और भक्तों की उपस्थिति है। इस उपस्थिति के पीछे इस मुजफ्फरपुर का सांस्कृतिक, धार्मिक और आध्यात्मिक वैभव जिस तरह से बढ़ रहा है इसका प्रमाण है। आने वाले 21 जुलाई को जो कि श्रावणी महोत्सव की पहली सोमवारी से पूर्व एक दिन पहले बड़ा आयोजन और उस दिन महाकाल सेवा दल की ओर से जिस महाकाल की पालकी शहर में निकाली जाएगी उस अलौकिक, अद्भुत, आकर्षक पालकी के दर्शन के लिए मैं शहरवासियों से अपील करता हूं कि सब परिवार सड़क के आसपास खड़ा होकर निश्चित रूप से उस पालकी के दर्शन करें। सोमवार को भारतीय सेवा दल के द्वारा मुजफ्फरपुर के साहू पोखर बड़ा मंदिर पर एक बैठक आयोजित किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि मंगलवार को सेवा दल के द्वारा साहू पोखर पर आंख का निःशुल्क जांच शिविर लगाया जाएगा, जो सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक लगाया जाएगा। शिविर में जिन्हें भी आंख चेकअप करवाना है वे आ सकते हैं। मौके पर सेवा दल के अध्यक्ष विक्रम सर्राफ, रंजीत ठाकुर, सन्नी महतो, राधे कुमार सहित दल से जुड़े दर्जनों लोग मौजूद रहे। रखी गई है क्या कुछ? आज साहू पोखर पर भारतीय सेवा दल के द्वारा एक बैठक रखी गई है, जिसमें हर वर्ग के लोगों के लिए डॉक्टर विशाल कुमार जी के द्वारा और हमारे भारतीय सेवा दल संस्था के द्वारा इसमें सभी के लिए निःशुल्क जांच कल मंगलवार के दिन 8 बजे से लेकर 2 बजे साहू पोखर बड़ा मंदिर पर सभी मित्रगण और हमारे बड़े बुजुर्गों से आग्रह है कि कृपया निःशुल्क जांच कराइए, अवश्य कराइए,
क्योंकि जहाँ कड़ी धूप में 400-500 रुपया फ़ी दे के इतना करवाया जाता है, लिया जाता है और सक्सेस नहीं हो पाता है, यहाँ आपके डॉक्टर साहब खुद चल के, हमारी संस्था खुद चल के आपको साहू पोखर पर आकर आपको इस तरह की व्यवस्था दे रही है। आपसे आग्रह है कि ज़रूर करवाइए, क्योंकि बाहर में आप अक्सर देखते हुए है कि बाहर में हर एक डॉक्टर, अधिकांशतः देखिएगा कि मरीज लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाता है। लोग जहाँ तक इस्तेमाल, लोग कहीं कोई कलम का लूट कहीं होता है तो कहीं कैंची से लूटा जाता है, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जहां निःशुल्क सेवा करते हैं। उन्हें तहे दिल से भारतीय सेवा दल सलाम करती है, सैल्यूट करती है और सभी मित्रगण, सभी बड़े बुजुर्गों से आग्रह है कि कृपया साहू पोखर बड़ा मंदिर पर आइए और हम लोग को ये डॉक्टर साहब को बढ़ावा मिले कि आगे इनसे कुछ अच्छे चीज़ हासिल हो, अच्छे चीज़ करने का इन्हें भी प्रयत्न मिले, इनको हिम्मत मिले आप लोग के जरिए। इसलिए आप लोग आइए और निःशुल्क जांच कराइए। मैं विक्रम सराफ, भारतीय सेवा दल, साहू पोखर अध्यक्ष। दवा चश्मा फ्री में दिया जाएगा? दवा चश्मा डॉक्टर साहब आएंगे, देखरेख करेंगे, उस हिसाब से उनको विजिट किया जाएगा। तो मतलब दवा और चश्मा का पैसा लगेगा? हाँ, दवा 20%, चश्मा 50%। आप जितनी कोशिश हो सके उतनी मतलब कि प्रेफरेंस दी जाएगी, सभी मरीजों के लिए प्रेफरेंस दी जाएगी डॉक्टर साहब की तरफ से। मुजफ्फरपुर में मुहर्रम की तैयारी जोरों पर है। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों का इमामबाड़ा सज धज कर तैयार हो गया है। सभी इमामबाड़ा को रंग बिरंगे लाइटों से सजाया गया है। इमामबाड़ा पर दूर दूर से लोग फातिहा करने पहुंच रहे हैं। शुक्ला रोड हाफिजी चौक स्थित इमामबाड़े को भी बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है। मुहर्रम की 9वीं शब पर इमामबाड़ा के पास लंगर और शरबत का वितरण किया गया। वार्ड 40 के पार्षद इकबाल हुसैन ने बताया कि इस इमामबाड़े पर दूर दूर से लोग पहुंचते हैं, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन का पुख्ता इंतजाम रहता है। जी, आज हम लोगों का मुहर्रम का 8वीं है और अभी मगरिब के बाद से 9वीं का शब लग गया है। 9वीं है तो इसके लिए हमारे हाफिजी चौक पे ख्वाजा गरीब नमाज कमेटी की तरफ से जो आप इंतजामात देख रहे हैं, ये हर साल की तरह इस साल भी बहुत ही साल धज के तैयार है और यहाँ पे लंगर, फातिहा खानी, शरबत और सबका बढ़ता है हमारे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के नाम पे। और यहाँ पे अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे मिलाद भी होता है रात में 10 दिन और यहाँ पे जो भी मन्नतें मांगी जाती है मन्नतें इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के सदक़े में कबूल होती है। और इसी के साथ ये सारे लोगों का जो आस्था है, आप देख ही रहे हैं किस तरीके का भीड़ है। पूरे एरिया में सारे लोगों का यहीं पे जमावड़ा होता है और सभी लोग अपने मन्नत के लिए आते हैं और इमाम हुसैन का सदका सबको लंगर में बांट के सबको देने का काम करते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं? बहुत दूर से लोग आते हैं। तिनकोटिया हो गया, जेल रोड हो गया, इधर अमर सिनेमा हो गया, चकवासू हो गया, पक्की सराय हो गया, उससे आगे से सारे लोग यहाँ आते हैं और यहाँ अपने मन्नत दुआएं मांगते हैं सभी को। सुरक्षा का कैसा इंतजाम है? सुरक्षा का बहुत बढ़िया इंतजाम है। हमारे नगर थाना के जानदार और शानदार जो इंस्पेक्टर आए हैं नए, शरद कुमार सर, आदरणीय शरद कुमार सर जी, उनका भी औचक निरीक्षण होता रहता है। पुलिस गश्ती भी अपनी जगह पे हो। ये हज़रत इमाम हुसैन साहब की शहादत पे मुहर्रम 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं 4 दिन का ये पर्व 1 से शुरू होता है, मनाया जाता है। आज अष्टमी का लोगों ने उनकी याद में मतलब खिचड़ा कहिए, बिरयानी कहिए बना के और लोगों के बीच तकसीम किया। कल भी चलेगा, परसों भी चलेगा। हम बहुत बधाई देते हैं खास करके इकबाल साहब को, जिन्होंने काफ़ी बढ़िया ढंग से इस इमामबाड़ा पे आप देख रहे हैं हज़ारों की तादाद में लोग अपनी मन्नत दुआएं मांगने के लिए आ रहे हैं। और ये पर्व अपने आप में एक अनोखा पर्व है जिसमें कि सिर्फ दुआएं और मन्नत मांगने का पर्व है। मुहर्रम का मौका देखिए, ये हर साल की तरह यहाँ मनाया जाता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। ये जो है इस एरिया का सबसे बड़ा इमामबाड़ा है। यहाँ पे लोग बहुत ही जोश के साथ आते हैं, अपना यहाँ मनाते हैं। आज मुहर्रम की 8वीं है, यहाँ न्याज़ फातिहा हो रहा है और कल परसों और ज़्यादा लोग आएंगे यहाँ और बहुत अच्छा सुरक्षा का इंतज़ाम है यहाँ, हर कुछ है। आप आइए यहाँ देखिए सब, इंशाल्लाह और भी अच्छे से कल परसों और भी बड़े तादाद में लोग यहाँ आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।